तो ज्यादातर केस में ये जो रेजिस्टिविटी होता है ना, ये हीट के साथ यानी टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है। तो मैं उसको लिखता हूँ एज आर थीटा इज इक्वल टू आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा थीटा। तो व्हाट इज आर थीटा, है ना, व्हाट इज आर थीटा? ना आर थीटा इज द रेजिस्टेंस आफ्टर temperature increase of theta. And what is R naught? It is the initial resistance. Theta क्या है? Theta is the temperature change and alpha is called as the temperature coefficient. टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है ना, ये बताता है हमें, या इन्फॉर्म करता है, या इसके बारे में आइडिया देता है कि कितना जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो। तो अगर अल्फा ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और अगर अल्फा कम है यानी रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज एसेंशियली अ मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नोट कर लो, ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, सिंपल क्वेश्चन। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दैट लेट अस से लेट अस से लेट अस से एक इनिशियल रेजिस्टेंस है सपोज किसी का 40 ओम, और रूम टेम्परेचर जो है सपोज 20 डिग्री सेल्सियस। ये रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और उस टेम्परेचर में एक रेजिस्टेंस 40 ओम का है और एक रेजिस्टेंस सपोज 60 ओम का है, ठीक है। जो 40 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो यूनिट होता है वो क्या होगा, 1 अपॉन केल्विन या 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 1 प्लस अल्फा थीटा, तो 1 तो डायमेंशनलेस है, अल्फा थीटा भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, तो थीटा का डायमेंशन केल्विन होता है, तो अल्फा का होगा 1 अपॉन केल्विन, ठीक है ना। देखो 1 प्लस अल्फा थीटा, अब देखो 1 के साथ अल्फा थीटा ऐड कर रहे हो तो 1 तो डायमेंशनलेस होता है, तो अल्फा थीटा को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, इसलिए अच्छा थीटा तो टेम्परेचर है, इसलिए अल्फा का यूनिट क्या होगा, केल्विन इनवर्स। तो अल्फा का जो यूनिट होगा वो होगा केल्विन। तो लेट अस से जो पहला रेजिस्टेंस है उसका अल्फा दिया हुआ है 7 इंटू 10 टू द माइनस, और जो दूसरा है वो है सपोज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस। क्वेश्चन इज at what temperature will the resistance of both be equal? The question is at what temperature will the at what temperature will the resistors have the same resistance? ठीक है, सॉल्व करो।
है कुछ? देखो एक्चुअली देखो इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि इसमें कुछ को तुम्हें फॉलो करो। एक का रेशियो थोड़ा कम है, लेकिन उसका अल्फा ज्यादा है, यानी वो जल्दी से ग्रो करता है। दूसरे का रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा तो पता क्या होगा, ये रेशियो कम है, 40 है, इसका 60 है, लेकिन ग्रो ऐसे करेगा। At some point they will become equal। और ये उस टेम्परेचर के बारे में आइडिया मांगता है। चलो ठीक है। तो याद रखना जो फॉर्मूला में थीटा है, दैट इज नॉट द टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर चेंज। एक आंसर आ चुका है, दैट इज 2293 डिग्री सेल्सियस। अभी देख, तो यानी बेसिकली क्या हो गया, 40 into 1 plus 7 into 10 to the power minus 4 theta, ठीक है ना, is equal to 60 into 1 plus 3 into 10 to the power minus 4। चलो ये तो कैंसिल कर दो, यानी 4 plus 28 into 10 to the power minus 4 theta is equal to 6 plus 80 into 10 to the power minus 4 theta। इसमें दे ले और इसको दे लेंगे, यानी ये आ जाएगा 10 into 10 to the power minus 4 theta is equal to 6 minus 4 यानी 2, यानी theta is equal to 2000 डिग्री सेल्सियस। सर ये केल्विन नहीं होगा? हाँ बेटा, सर 2000 केल्विन नहीं होना चाहिए? वो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, क्योंकि इंटरवल ऑफ 2000 डिग्री एंड इंटरवल ऑफ 2000 केल्विन इज द सेम। इनफैक्ट इंटरवल ऑफ डिग्री एंड केल्विन इज ऑलवेज द सेम। हाँ, टेम्परेचर सेम नहीं होता क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, लेकिन जितने देर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, उतने ही देर में 1 केल्विन भी बढ़ता है या घटता है, तो वो चीज इक्विवेलेंट। तो हम उसकी बात करें। चलो, सो therefore you have what, the theta तो 2000 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा, 2020। भाई मैंने ये क्या कर दिया है ना, ये क्या कर दिया, क्योंकि 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 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो डेटा दिया है, और हमें 2000 डिग्री का इंक्रीमेंट चाहिए, इसलिए 2020 डिग्री सेल्सियस शुड बी द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, देख लो। ठीक है, ओके, नाउ विल गिव अनदर क्वेश्चन, और एक होमवर्क भी दूंगा, और वो ये है कि सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि R1 है, और एक और रेजिस्टेंस है जो कि R2 है, इसका कोएफिशिएंट अल्फा 1, इसका कोएफिशिएंट अल्फा 2, यानी वी हैव टू रेजिस्टर्स R1 R2 इन सीरीज, और उनके जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स है वो है अल्फा 1 एंड अल्फा 2। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज, फाइंड आउट अल्फा इक्विवेलेंट।
Okay, Arman has given a quick answer, and that is alpha 1 R1 plus alpha 2 R2 by alpha 1 by R1 plus R2. ओके चलो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं और कैसे टारगेट करो जरा ध्यान से। चलो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, है ना? तो वो है R1 प्लस R2। और अगर इक्विवेलेंट अल्फा अल्फा इक्विवेलेंट होता है तो इसके न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? इनिशियल रेजिस्टेंस में ही होगा सीरीज में, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? इनटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू बीटा। ये होगा ना? अब देखो अगर तुम इसके रेजिस्टेंस को इंडिविजुअली देखो तो क्या आएगा? तो इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 into 1 plus alpha 1 बीटा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 into 1 plus alpha 2 बीटा। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? टोटल मिला के हो जाएगा R1 plus R2 plus alpha 1 R1 बीटा plus alpha 2 R2। तो इसमें क्या अगर तुम इसको सेपरेट कर दो तो क्या बनेगा? तो इसको अगर सेपरेट करोगे तो बनेगा R1 plus R2 प्लस R1 plus R2 into अल्फा इक्विवेलेंट into बीटा। ये आएगा। अब एक काम करो, इसको और इसको कंपेयर करो, यानी पहले काम करो दोनों को सीरीज लेके इक्विवेलेंट का इफेक्टिव फॉर्मूला बताओ और फिर इंडिविजुअली भी अलग से निकालो। तो वो निकाल लिया मैंने। अब दोनों को कंपेयर कर लो तो R1 plus R2 मैचिंग है ना? तो R1 plus R2 into equivalent into theta should be equal to this। तो ये इसके साथ मैच होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट करके थीटा थीटा इक्वेट कर लो या कैंसिल कर लो। यानी क्या हो गया? R1 plus R2 into alpha equivalent to theta should be equal to alpha 1 R1 plus alpha 2 R2। सॉरी थीटा नहीं है क्योंकि थीटा और थीटा तो कैंसिल हो गया। अब R1 plus R2 नीचे लेके आ गए, therefore अल्फा इक्विवेलेंट क्या हो गया? अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 बाय R1 प्लस R। देख लो आई होप इट्स ओके ना? ये हो गया अल्फा इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, ठीक है ना? अब मैं एक होमवर्क दूंगा और होमवर्क है यही क्वेश्चन सॉल्व करो अगर पैरेलल में है। सॉल्व व्हेन ठीक है ना? ये होमवर्क हो गया कि अगर R1 और R2 पैरेलल में होगा इन दैट केस अल्फा इक्विवेलेंट फिर क्या? दैट इज द होमवर्क, ठीक है ना? तो नोट कर लो। ओके मनोज सर इज गिवन आंसर आल्सो, बट अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, उसको कभी और डिस्कस करें। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। जो अगला डिस्कशन है वो है रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड
पैरेलल। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज होता है इस तरीके से, और मान लो एक सेल अटैच कर दिया इस तरीके से, तो जो करंट होगा वो सब में सेम आएगा, यानी जो आई होगा ये वही करंट जाएगा। तो नंबर वन इज दैट आई इज सेम, तो रेजिस्टर्स इन सीरीज आई इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। नंबर टू, देखो जो वोल्टेज मैंने दिया है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या इस रेजिस्टेंस के सेट के अक्रॉस वो डिवाइड हो जाएगा, यानी अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो ये अगर R1 है इसका वोल्टेज होगा V1, ये अगर R2 है इसका वोल्टेज होगा V2, ये अगर R3 है इसका वोल्टेज होगा V3 एंड सो। ये हो गया इसका। यानी दूसरा क्या हो गया, टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज, यानी V will be equal to V1 plus V2 plus V3। आ जाना क्लास में। The sum of all the voltages across each resistors will be equal to the total voltage। अब देखो अगर मैं कहता हूं नहीं इन सारे रेजिस्टर्स को हटाओ और एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करो दैट विल बी आर इक्विवेलेंट, लेकिन ऐसे कोई जो मर्जी रेजिस्टर से थोड़ी रिप्लेस कर दो, तो हमें ऐसे एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना है सच दैट कि करंट सेम रह जाए अगर वोल्टेज V अप्लाई किया तो। यदि R इक्विवेलेंट बोलते क्या बने, ये V हो गया तो R इक्विवेलेंट विल बी दैट रेजिस्टर सच दैट कि अगर V वोल्टेज का सेल लगाओगे इन दैट केस वही करंट I इसमें भी आएंगे, तब जाके R इक्वल माना जाएगा। तो देखो V इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 करते 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 अप टू V है। अब इसमें V क्या होगा ना, I into R इक्विवेलेंट, तो V को लिख दो I into R इक्विवेलेंट, और V1 क्या होगा ना IR1, V2 क्या होगा IR2, V3 क्या होगा IR3 एंड सो ऑन ऑल इन सीरीज, यानी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, therefore R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 up to R1। You get derivation for R equivalent when many resistors are। I hope it's okay। अब एक काम करो, सपोज मैं कहता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर का वोल्टेज किसी दूसरे रेजिस्टर से बराबर ज्यादा या कम है या बराबर है, तो क्या कंक्लूजन करोगे, यानी अगर VI ग्रेटर देन VJ होता है, यानी ith रेजिस्टर, जैसे मान लो सपोज मैं कहता हूं कि थर्ड रेजिस्टर का वोल्टेज सेवेंथ रेजिस्टर के वोल्टेज से ज्यादा है सपोज, तो क्या कंक्लूड करोगे, यानी क्योंकि करंट तो सब में सेम है इसके मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी RI
ग्रेटर देन RJ होगा ना, ये क्या पहला कंक्लूजन, दैट इज अगर VI ग्रेटर देन VJ होगा तो RI ग्रेटर देन RJ, ठीक है ना। एक्चुअली ये किस चीज पे बेस्ड है ना, सबका करंट तो सेम है, तो ith का वोल्टेज क्या होगा I इंटू RI, और jth का वोल्टेज क्या होगा I इंटू RJ, तो रेशियो कर लेते हैं और उसी से ये कंक्लूजन कर सकते हैं। तो देखो आई विल राइट VI by VJ is equal to RI by RJ। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज का रिलेशनशिप। अब देखो अगर दो रेजिस्टर्स होता है, तो याद है ना कैपेसिटर के वाले में भी मैंने बताया था कि दो कैपेसिटर से सीरीज और पैरेलल के रिजल्ट्स याद रखना, ऐसे रेजिस्टर्स के लिए भी मैं सजेस्ट करूं क्या कि सपोज दो रेजिस्टर सीरीज में है, एक R1 और एक R2, और मैंने क्या किया दोनों के अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई किया। लेट्स सी, तो अगर दोनों के अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इसके अक्रॉस कुछ V1 वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस कुछ V2 वोल्टेज होगा। तो R1 के अक्रॉस V1 वोल्टेज, R2 के अक्रॉस V2 वोल्टेज आ गया ना। अब एक काम करो, V1 V2 अगर निकालना है तो क्या करेंगे ना, देखो पहली बात तो इसके इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2, तो फर्स्ट थिंग इज दैट R equivalent is equal to R1 plus R2, तो करंट कितना होगा, therefore I is equal to V by R1 plus R2, है ना, I is equal to what? V by R1 plus R2, therefore V1 is equal to I R1 is equal to R1 by R1 plus R2 into V, and V2 क्या होगा I R2, यानी R2 by R1 plus R2 into V। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे रिलेशनशिप होता है ना, R1 पे R1 प्लस R2 इंटू V, R2 पे R1 प्लस R2 इंटू V, ये छोटे छोटे रिलेशनशिप याद है। एक्चुअली याद भी मतलब रट्टों वाला याद नहीं होता, ये थोड़ा फील से हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट सेम है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज, तो यानी अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस कम वोल्टेज होता तो यानी दूसरे के रेजिस्टेंस के रेशियो के हिसाब से होगा, तो वो चीज आता है। ठीक है ना, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। तो ये हो गया, अगर V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और अगर रेजिस्टर्स R1 R2 सीरीज में है, इन दैट केस वो वोल्टेज V1 और V2 में कैसे डिवाइड होगा उसका फॉर्मूला। दैट वाज अबाउट योर रेजिस्टर्स इन सीरीज। हम देखते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। हम सर 1 मिनट सर नोट करना है।
आता है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ये इस सब तो तुम लोग कर चुके हो, तो इसलिए मैं इसको फटाफट टेक थ्रू कर सकता हूँ। तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल मतलब ये रेजिस्टर हो गया, फिर ये R1 है, फिर R2 है, R3 है ना, फिर और भी है मतलब पड़ेगा, और फिर सपोज एक V वोल्टेज का बैटरी है। अब बताओ, ये रेजिस्टर भी डायरेक्टली V वोल्टेज के बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टर भी डायरेक्टली V वोल्टेज के बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टर भी V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। यानी पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन ये होता है that V is same for all resistors, यानी V is same for all resistors। ठीक है, और क्या है? नंबर 2, अब ये जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा कैसे? यहां से अगर मान लो I करंट है, तो यहां से हो जाएगा I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, और फिर इस तरीके से हो जाएगा IN। So the current gets divided. So current gets divided, यानी बेसिकली क्या हो गया कि I is equal to I1 plus I2 plus I3, इस तरीके से आपको I करंट डिवाइड हो जाएगा। जो करंट I आएगा वो बट जाएगा, तो पहले कुछ I1 से जाएगा, कुछ I2 से, कुछ I3, कुछ I4, ऐसे करके IN। अब क्या देखो, ठीक है, देख लो I is equal to I1 plus I2। अब इसका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का कैसे करेंगे ना, वही चीज होगी कि R इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि मैं अगर यही V वोल्टेज लगाता हूं और यही करंट I आता है, तब जाके इस पर्टिकुलर रेजिस्टर को बोलेंगे R इक्विवेलेंट। तो मैं I को क्या लिखूं? I को लिखूंगा एज V by R इक्विवेलेंट। तो I को लिख देता हूं एज V by R इक्विवेलेंट, और I1 I2 I3 क्या होगा ना, V1 by R, सॉरी V by R1, V by R2, V by R3, क्योंकि सबका वोल्टेज सेम है V, तो इसका जो करंट होगा वो होगा V by R1, इसका होगा V by R2, इसका होगा V by R3 एंड सो ऑन। तो V by R equivalent is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3 and so on। V cancel हो गया, so you have 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus up to 1 upon Rn। ठीक है, तो दिस आर द सिंपलर पार्ट्स ऑफ द थिंग। अब जो करंट बढ़ता है वो कैसे होगा? जैसे अगर मैं इसमें लिख दूं कि पैरेलल में कि सपोज ith रेजिस्टर का जो करंट है, सपोज वो jth रेजिस्टर के करंट से सपोज ज्यादा है, यानी ith रेजिस्टर का करंट सपोज jth रेजिस्टेंस के करंट से सपोज ज्यादा है, तो क्या कंक्लूड करेंगे? तो देखो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम हो जाता है और रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज्यादा हो। ठीक है, यानी क्या होगा, है ना, यानी ये हो जाएगा that Ri
तो अगर ith रेजिस्टर का करंट अगर jth वाले से ज्यादा है, इससे मतलब क्या हो गया, ith वाले का रेजिस्टेंस jth वाले रेजिस्टेंस से कम, यानी यहाँ पे इनवर्स रेशियो प्ले कर। और इसको डिराइव करना ही बड़ा आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। कैसे? तो देखो I j क्या हो जाएगा, I by ij क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू v by ri अपॉन v by rj। तो v तो कैंसिल, तो क्या हो गया rj by ri। लास्ट में अगर मान लो कोई दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होगा और अगर करंट को डिवाइड करना हो तो क्या डिवाइड करेंगे वो भी याद रखना। जैसे ये R1 है, ये R2 है, और सपोज I करंट आ रहा है, तो ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से I1 जा रहा है और यहाँ से I2 जा रहा है। आई थिंक थोड़ा बहुत गेस वर्क से भी कर सकते हो वैसे तो, है ना, थोड़ा बहुत गेस वर्क से भी कर सकते हो। अब बताओ I1 क्या होगा और I2 क्या होगा। ड्राइव कर लो, ठीक है। एक्चुअली तुमने v के टर्म्स में दिया बेटे अरमान, उसको I के टर्म्स में देना था, वो निकल जाएगा मुझे भी पता है, बट फिर भी I के टर्म्स में दो तो ज्यादा अच्छा है। देखो इसमें पता क्या होगा कि इस बार ऑपोजिट रेशियो, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस होने से कम करंट पैरेलल में और कम रेजिस्टेंस होते ज्यादा करंट, तो देयरफॉर इस बार ऑपोजिट लो। तो इस बार मैं गेस कर रहा हूं कि हो जाएगा R2 by R1 plus R2 into R, और I2 हो जाएगा R1 by R1 plus R2 into I। अब बताओ मुझे एक चीज कि I1 और I2 को तो चलो रिलेशनशिप से हमने कंप्लीट करके निकाल लिया, ठीक है। अब जरा देखो इसको लाया कहां से, है ना, तो कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। पहले एक काम करो, R इक्विवेलेंट निकालो, तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 by R1 R2, यानी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, therefore R इक्विवेलेंट will be equal to R1 R2 by R1 प्लस R2। ये हो गया R इक्विवेलेंट। अब एक काम करो, ठीक है ना, अब एक काम करो, I इंटू आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैसे होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर वोल्टेज हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट, यानी I इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। अब अगर तुमको I1 निकालना है तो क्या करोगे, V by R1, तो R1 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचा
I2 बचे, R2 by R1 plus R2 into I। और अगर तुमको I2 चाहिए तो क्या होगा ना, V by R2, तो V तो ये है, तो R2 से डिवाइड करो तो क्या, R2 कैंसिल हो गया, तो बचा R1, यानी R1 by R1 plus R2 into I। I hope it's okay, ठीक है ना, ये चीज। तो बेसिकली मैं ये तो कहूंगा कि दैट सीरीज पैरेलल को तुम लोग कर चुके 10th में, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट यस जब स्पेशल केस जो मैंने बताया लास्ट में, लास्ट वाला सीरीज का भी और लास्ट वाला पैरेलल का भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखने का जो है कोशिश करना, ठीक है ना। तो ये जो है I1 और I2 निकल गया, और सीरीज में देखा होगा R1 by R1 plus R2 into V, और R2 by R1 plus R2 into V, वोल्टेज डिवाइड हुआ था, इस बार करंट डिवाइड हो रहा है, I1 हो गया R2 by R1 plus R2 into I, और I2 हो गया R1 by R1 plus R2 into I। देखा होगा कि इस तरीके से एक्सप्रेशन जो है कई जगह आया है पहले भी, और जहां जहां सीरीज पैरेलल आता है और वहां पे देखना किस तरीके से एक्सप्रेशन जो है बनता है, और इनको एग्जैक्टली रट्टो वाला याद तो नहीं, बट यस कंसेप्चुअल वाला याद अगर करोगे इन दैट केस कई जगह पे देखना समय बच जाए, ठीक है ना। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। अब हम बात करेंगे अबाउट इनफाइनाइट नेटवर्क। We will start with a very simple network, which is an infinite network, and that is like suppose एक V वोल्टेज का बैटरी है, maybe 20 वोल्ट का बैटरी है, और ऐसे रेजिस्टर्स लगाए। रेजिस्टर्स आर ऑल इन जीपी। याद है मैंने जीपी का ट्रेनिंग दिया था या फॉर्मूला वगैरह बताया था, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो ये हो गया सपोज 12 ओम, ये सपोज 12, सपोज 8 ओम, और ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, 1 ओम है, और इस तरीके से देयर आर इनफाइनाइट रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब तुमको निकालना क्या है, नंबर 1 आर, यानी ith रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, नंबर 2 वी आई, नंबर 3 आई आर, नंबर 4 पी आई। Now before you solve the question on power, let me introduce power. Power क्या होता है? पावर होता है इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन क्या होता है ना, अगर एक चार्ज को V वोल्टेज के थ्रू ले जाते हो तो इन दैट केस जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, यानी दिस इज इक्वल टू Q इनटू V बाय T। अब चार्ज को अगर T टाइम पे ले जा रहे हो तो इज दैट करेक्ट, Q बाय T हो जाता है इक्वल टू I इनटू V। तो पावर का जो बेसिक फार्मूला वो है V इनटू I। वो अलग बात है कि V को IR लिखोगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा, और I को अगर V बाय R लिखो तो V स्क्वायर बाय R हो जाएगा। यानी पावर का 3 फॉर्मूला, V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R और V। ठीक है, so P is equal to V square by R, I square R और VI। I hope that's okay, ठीक है। Okay, now let's proceed। अब देखो ये हो गया 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन जो है वो है आई हो गया ना,
तो व्हाट इज द पावर टोटल? तो टोटल पावर एंड आल्सो आर इक्विवेलेंट, उसको भी निकालना है, आर इक्विवेलेंट और 6 दिस टोटल पावर। ये 6 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये सिंपल लॉजिक से काम करेगा और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जस्ट क्विकली गेट टू द सॉल्यूशन टू द आंसर्स टू ईच ऑफ दिस 5-6 क्वेश्चंस। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट करो, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। आर आई का मतलब देखो क्या, ये जीपी है, तो पहला टर्म क्या हो गया 8, तो 8 उसके बाद 8 इंटू हाफ, फिर 8 इंटू हाफ का स्क्वायर, 8 इंटू हाफ का क्यूब, और इस तरह से चलता जाएगा। यानी आर आई हो जाएगा 8 इंटू हाफ टू द पावर, ये सबको n कर दिया जाए, n ही सुनने में अच्छा लगता है, मतलब आई में भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट n इज लाइक जनरली मोर यूज्ड। तो हाफ टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि देखो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 8 इंटू हाफ टू द पावर 0, 8 है। सेकेंड टर्म में हाफ टू द पावर 1 है, थर्ड टर्म में हाफ टू द पावर 2 है, फोर्थ टर्म में हाफ टू द पावर 3 है, तो एक पावर कम है, इसलिए n माइनस। अब ना मुझे आर इक्विवेलेंट पहले निकालना पड़ेगा, क्यों? आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तभी जाके ये करंट आगे आ पाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 + 4 + 2 + 1 + दिस। याद करके देखो, मैंने एक फॉर्मूला दिया था ना इनफाइनाइट जीपी का, क्या फॉर्मूला था, a/1 - r। तो देयरफॉर इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा a/1 - r, यानी 8/1 - r, यानी इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 16 ओम। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 ओम आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर करंट क्या आएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, यानी आई तो क्या होगा, वोल्टेज यानी 20 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 16, यानी 5/4 है। 4 कॉमन लेकर डिवाइड हो जाएगा, तो इट बिकम व्हाट, 5/4 एम्पियर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया करंट, है ना। वोल्टेज ऑन द nth रेजिस्टर क्या होगा, nth रेजिस्टर तो ये है, तो वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर। तो I तो आ चुका है 5/4 और ये आ रहा है, यानी 5/4 इंटू 8 इंटू हाफ टू द पावर, इसमें थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम 10 इंटू हाफ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना। अब जब nth वाले का पावर, तो उसके लिए क्या है, उसका वोल्टेज इंटू उसका करंट मल्टीप्लाई कर लो, ये भी एक तरीका है ना। तो वोल्टेज तो निकल चुका है 10 इंटू दिस, और करंट क्या आ चुका है 5/4, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो और नहीं तो एक और तरीका भी है, I² इंटू RN, इसको स्क्वायर करो, इसको मल्टीप्लाई करो, डिफरेंट वेज आते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं VI यूज कर, तो V तो ये हो गया 10 इंटू हाफ टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया VN, और I हो गया इंटू 5/4, इससे 2 हो गया, इससे 5 हो गया, यानी ये हो जाएगा 25/2। अच्छा एक काम और करें, ये जो हाफ है इसको हाफ टू द पावर n माइनस 1 से इंक्लूड कर लो, तो ये हाफ टू द पावर n हो जाएगा, यानी इसको ये जो 2 है इस 2 को भी मैं इसके अंदर डाल देता हूं, तो इससे कैलकुलेशन और आसान होता है, यानी इक्वल टू 25 इंटू हाफ टू द पावर n। ठीक है, 25 इंटू हाफ टू द पावर n। ठीक है, आई होप इट्स ओके।
अब आ जाओ टोटल पावर के बेस्ट पता क्या है, बैटरी का वोल्टेज इनटू बैटरी का करंट, यही पावर सब में बढ़ जाए। तो बैटरी का वोल्टेज क्या है 20 और बैटरी का करंट आई है, तो आई क्या है 5/4 है ना। तो देयरफॉर बेस्ट तरीका होता है 20 into 5 यानी इक्वल टू 25 वाट। ये पावर है तो वाट कर दो यूनिट, रेजिस्टेंस को ओम कर दो, वोल्टेज आप ठीक कर दो, करंट एम्पीयर हो गया, इसके बाद इक्विवेलेंट अभी पावर सब बात ठीक है। अब भी कई सारे क्वेश्चंस है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा तुम लोग अपने आप टैली कराते जाओ और देखते जाओ कौन से करेक्ट और गलत है, और जो मैंने तरीका अपनाया है उसके हिसाब से क्या बताना ठीक है। चलो कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं वैसे तो मैं देख रहा हूं कि ठीक है, ध्रुव ने भी दिया है 5/4 4 ये बड़े आर एन वाला समझ में नहीं आया ध्रुव, 2⁴ माइनस एन है, वो चेक कर लेना क्या लिख रहे हो, पावर ऑफ एन। सर वो उसको सिंपलीफाई करके लिखा था मैंने। अच्छा सिंपलीफाई करके लिखना, चलो ठीक है। इसके पहले अरमान ने भी दिया है कुछ कुछ आंसर्स 2⁴ माइनस आई एंड ऑल, चलो ठीक है। आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन है, so let's not continue है ना। इसके बाद हम लोग इनफाइनाइट नेटवर्क में उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि हमने एक बार कैपेसिटर में भी किया हो, बट इस बार थोड़ा और डिटेल में करेंगे। लेट्स सी, तो सपोज एक काम करके मैंने 20 वोल्ट का बैटरी लिया और यहाँ पे 1 ओम 2 ओम, ये भी 1 ओम तो 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम है अप टू इंफिनिटी ठीक है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछना। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वेश्चन इज आर इक्विवेलेंट, वो तो आई थिंक तुम एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे, लेकिन इसके बाद मुझे ना इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ठीक है। कैसे, तो देखो यहां से जो करंट जा रहा है एस आई, लेकिन मैं इसको पता क्या लिखूंगा I1 1 मिनट से, ये क्या मतलब है, या 1,1 यानी यानी करंट ऑफ द 1 ओम रेजिस्टर का फर्स्ट वन, इसको लिखूंगा एज I1 का 2 यानी 1 ओम वाला 1 ओम का सेकंड वाला रेजिस्टर, इसका जो करंट है इसको लिखूंगा एज I1 3 यानी 1 ओम का थर्ड वाले रेजिस्टर पे जो करंट है। सिमिलरली मैं इस करंट को लिखने वाला हूं एज I21 यानी 2 ओम का फर्स्ट वाला रेजिस्टर का करंट, ये हो गया I2,2 यानी 2 ओम का सेकंड वाला रेजिस्टर, और इसका हो गया I2,3 और ये हो गया I2,4 एंड सो ऑन, है ना। तो ये चीजें निकालना है, यानी बेसिकली मैं ऊपर वाले सारे रेजिस्टर्स का करंट निकालना चाहता हूं, तो आप सारे तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए एक जनरलाइज फॉर्मेट, वो क्या है फाइंड I1 का n यानी nth रेजिस्टर 1 ओम वाला nth रेजिस्टर का करंट और I2n। तो ये जो दो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट,
आर इक्विवेलेंट इज आई थिंक रिलेटिवली इजी वन, क्योंकि आर इक्विवेलेंट टाइप के क्वेश्चन हमने कैपेसिटेंस पे भी कर रखे हैं, एंड आई एम श्योर तुम लोग हो सकते हैं कि 10th में भी जो है एक्स्ट्रा क्लास वगैरह में कर ही रखे होंगे। बट ये जो ये वाला सेकंड और थर्ड है, ये थोड़ा सा सोच समझ के करना, ठीक है? चलो गो अहेड, राइट। चलो ठीक है, अरमान एंड मनस्वी बोथ हैव गिवन द आंसर एज 2 ओम, आई मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा जल्दी, बट व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस? आई मीन अदर टू क्वेश्चंस ट्राई करो, लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है, ध्रुव ने भी दे दिया कि 2 ओम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बट कई लोग आंसर नहीं भी दे रहे हैं। अक्षिता बेटे आंसर नहीं आ रहा है, रोहन सौम्य आंसर नहीं आ रहा है, अक्षत तुम्हारे भी आंसर नहीं आ रहा है, आंसर दे दिया करो बेटे। अब अक्षत ने दिया है बोलने के बाद। चलो अब मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूं। देखो पहले तो अगर पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x होता है तो क्या लिखूंगा मैं? इस पूरे का अगर x होता है, मैं पहला वाला भी हटा देता हूं, 1 ओम वाला और 2 ओम वाला, और अगर ये x होता है तो ऑब्वियसली इसके पीछे जो नेटवर्क है वो तो वही रिपीट है, और इंफिनिटी नेटवर्क में से या इनफाइनाइट नेटवर्क में से अगर मैं एक हटा दूंगा उससे कोई चेंज नहीं, यानी इसके पीछे भी x ही होगा। तो ये अगर 2 और ये x हो गया तो ये दोनों पैरेलल में है, यानी क्या हो जाएगा 2x by 2 plus x, ये हो गया पैरेलल में, यानी 2x by 2 plus x, और साथ में प्लस 1 इक्वल टू x, ये हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, ये हमें 2x दिस थिंग 2x plus 2 plus x by 2 plus x is equal to x, यानी x square plus 2x is equal to 3x plus 2, यानी x square
प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नहीं, माइनस यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 कॉमा माइनस। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा। 2 सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा। माइनस, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1। देन या तो 2 ओम होगा या तो माइनस 1 होगा। तो चलो, रेजिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए उसको एलिमिनेट कर दो। देन ये क्या रह गया 2 ओम। आई थिंक दैट्स ओके। ठीक है, तो दैट्स हाउ, यानी x इक्वल टू 2 ओम। तो ये जो 2 ओम आ गया, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। अब पता क्या है, अब आता है करंट। तो क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो जो मेन करंट आ गया वो तो आ गया 10 एम्पीयर। अब देखो यहां से 10 एम्पीयर जा रहा है, 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 जा रहा है यहां तक, और उसके बाद एक 2 ओम रेजिस्टेंस है और एक पीछे का रेजिस्टेंस। बट पता है क्या है कि इस पीछे के रेजिस्टेंस भी तो 2 ओम ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक नेटवर्क हटाते हो तो जो बचता है वो भी तो एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, और उसी इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस एक्स दिया था मैंने, और एक्स का वैल्यू सॉल्व करके 2 ओम आया। तो देयरफॉर ये जो 10 एम्पीयर करंट यहां तक जा रहा है, उसके बाद उस करंट के पास दो रास्ते अवेलेबल, एक ये वाला 2 ओम और एक पीछे का इनफाइनाइट नेटवर्क। लेकिन पीछे का इनफाइनाइट नेटवर्क भी तो 2 ओम ही है या नहीं? तो देयरफॉर क्या हो गया उसके पास रास्ता ना, 10 ओम वाले के रास्ता क्या होगा ना, एक नीचे की तरफ 2 ओम और एक पीछे मिला के 2 ओम। तो चलो बात बराबर है, यानी इक्वल पैरेलल आ गया, यानी करंट क्या होगा आधा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एम्पीयर, और यहाँ पे भी क्या होगा 5 एम्पीयर करंट। यानी 10 एम्पीयर आया, नीचे वाला रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसके पीछे का जो इक्विवेलेंट है वो भी 2 ओम है, यानी इफेक्टिवली क्या होगा, दो पैरेलल में आ गया 2 ओम ईच इफेक्टिवली। तो दो पैरेलल में अगर इक्वल होता तो करंट इक्वल इक्वल बटेगा, इसलिए 5 हो गया, वो 5। जब ये 5 है यहाँ पे, फिर ये 2 ओम है और फिर पीछे का भी तो 2 ओम ही है, यानी क्या होगा, ये हो जाएगा 2.5, ये भी होगा 2.5। आई थिंक अब तो स्कीम पता चल गया कि पहले वाले में आएगा 10, फिर 5 फिर 2.5 2.5, फिर 1.25 1.25, और इसी तरीके से चलता जाएगा। तो इसलिए I1n क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा 10 into half to the power 10। पहला टर्म 10 एम्पीयर आ गया और उसके बाद आधा 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 होता जाएगा। लेकिन I2 वाले में क्या होगा कि पहला वाला 5 है, I2 वाले सीक्वेंस अगर देखते हो तो पहले वाले में 5 है, फिर 2.5 है, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, एक्स। इसलिए इसका हो जाएगा 5 into half to the power n-। ये जो मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, इसको जरा तसल्ली से देखो, अच्छे से देखो, और फिर हम उससे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, वो देख लो जैसे
लेकिन अब ये मैं क्वेश्चन ना दोबारा देना चाहता हूँ, और उसके पीछे रीजन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी, पता है क्यों हो गया? कि आधा 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 बढ़ जाएगा हर टाइम, जो भी करंट आता है आधा 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 होता जाता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा, अब देखना काफी रूट अंडर आए, और अब उतना आसान नहीं रह जाएगा, बट क्वेश्चन आसानी है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना विल बी स्लाइटली टफ। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा करो, और मैं फिर से वही दे रहा हूं, फिर से तुमको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और फिर से तुमको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और इस बार रेजिस्टेंस थोड़ा सा अलग है, इस बार ये है 2 ओम 1, फिर 2 ओम, फिर 1, फिर 2 ओम, फिर 1। और फिर ये इनफाइनाइट, अब मान लो ये है 20। तो पहले तो आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, वो तो बट ऑब्वियस क्वेश्चन है। एक हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दूसरा होगा I2N और I1। बैटरी वोल्टेज 20 वोल्ट है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी एक आंसर आ चुका है, Arman has given the answer। तो लेट्स स्टार्ट विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आई थिंक दैट्स द इजियर पार्ट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो, अगर इसको x मानते हो, यानी पूरे का इक्विवेलेंट x मानते हो, तो पहले लिंक को अगर मैं हटा देता हूं तो इसके पीछे का भी x ही होगा। तो मैं इसको इस तरह से बड़ा आराम से लिख लूंगा ऐसा कि अगर ये x हुआ, इन दैट केस ये 2 है और ये 1 है, और इसके पीछे भी x होता है ना? वही x रिपीट कर रहा है पीछे का जो नेटवर्क है। तो ये हो जाएगा x into 1 by x plus 1, यानी x by x plus 1 आगे प्लस 2। I think that's okay. x plus 2x plus is equal to क्या हो जाएगा? by x plus 1 is equal to x, यानी x square plus x is equal to 3x plus 2, यानी x square minus 2x minus 2 is equal to 3। अब ये मिड टर्म तो होगा नहीं, इसलिए इसको वो माइनस बी वाले से करना पड़ेगा। तो therefore x equal to minus b plus minus under root of b square, यानी 4 plus 4ac8 by 2a। तो देखो माइनस वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा, तो प्लस वाला ही लेंगे, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो 12 है, तो यानी 2√3/2 तो √3 हो गया प्लस 1, यानी इक्वल टू √3 प्लस 1। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई थिंक दैट्स इजी, है ना? वो देखो जरा अच्छे से।
तो देखो करंट कितना हो जाएगा ना 20 बाई रूट 3 प्लस 1 ये आ जाएगा 20 बाई रूट 3 प्लस 1। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी याद है ना वो पैरेलल में कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, I1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 इनटू I, ध्यान रखना इस चीज। तो इसका 1 ओम है और इस पूरे पीछे का जो नेटवर्क है उसका है रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1। तो इस पे करंट क्या जाएगा ना, इस पे जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस R2 यानी रूट 3 प्लस 2। क्यों? कि पीछे का रूट 3 प्लस 1 है और इसका 1, यानी इसका हो जाएगा I that is 20 by रूट 3 प्लस 1 into रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 2। हो गया ना? अब आ जाओ इसका करंट, ये 2 वाला, इसमें क्या हो जाएगा ना 20 बाई रूट 3 प्लस 1 into 1 अपॉन रूट 3 प्लस 2, है ना? 1 अपॉन, क्यों? क्योंकि 2 ओम वाले का करंट इधर से डिसाइड होगा, तो R1 बाई R1 प्लस R2, तो R1 इसको R1 मान लो, यानी रूट 3 प्लस 1 को R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो इसका जो करंट होगा R2 बाई R1 प्लस R2। तो R2 बोलते 1 ओम और R1 प्लस R2 बोलते रूट 3 प्लस 2। अब ये जो करंट आएगा इसके साथ यही चीज मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, क्योंकि इसके पीछे का भी रूट 3 प्लस 1 होगा और ये तो 1 है, यानी इसी के साथ एक बार और रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट 3 प्लस 1 देखो कैंसिल हो रहा है। तो अगर तुम इसके साथ भी रूट 3 प्लस 1 इंटू अपॉन रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यही फैक्टर दोबारा मल्टीप्लाई होगा, तो रूट 3 प्लस 1 देखो कैंसिल हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा फिर? नहीं हो जाएगा 20 into 1 by root 3 plus 2 का होल स्क्वायर। अब इसके साथ क्या हो गया ना, इसके साथ होगा इनटू ये वाला जो करंट है इनटू क्या करोगे ना, ये वाला जो करंट है इनटू 1 अपॉन रूट 3 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा फिर, है ना? ये हो जाएगा 20 बाई रूट 3 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इसके साथ आप फिर से मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा देखना 20 इंटू 1 बाई रूट 3 प्लस 1 का होल क्यूब। और अब तो सीक्वेंस मिल ही गया होगा इसे। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखना। तो R इक्वल तो रूट 3 प्लस 1 हो गया, I2n क्या होगा अब nth वाला, तो ये तो हो गया 20 बाई रूट 3, ये होगा देखो 20 इंटू रूट प्लस, ये भी एक्चुअली कैंसिल करेगा, तो यानी I1 ओम वाला क्या nth पे क्या होगा 20 इंटू 1 बाई रूट 3 प्लस 2 टू द पावर n, क्योंकि पहले वाले में टू द पावर 1 है, अगले में टू द पावर 2 है, अगले में देखो टू द पावर 3 है, तो थर्ड वाले में टू द पावर 3 है इसमें। और इसमें क्या हो रहा है देखो, ये 20 बाई रूट 3 प्लस 1 है इनटू रूट 1 बाई रूट 3 प्लस 2, ये 1 बाई रूट 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, 1 बाई रूट 3 प्लस 2 होल क्यूब एंड सो ऑन, यानी 20 बाई रूट 3 प्लस 1 इनटू 1 बाई रूट 3 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1। पर इसमें n माइनस 1 पावर है, क्यों? देखो पहले वाले में तो है ही नहीं है फैक्टर, सेकेंड वाले में 1 बाई रूट 3 प्लस 2, थर्ड वाले में 1 बाई रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसे पावर n कम, और इसी वजह से ये सीक्वेंस। ठीक है, अब अच्छे से एक बार इस सीक्वेंस को पूरा देख लो।
एक बार इसका सीक्वेंस देख लो अच्छे से, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि ये सीक्वेंस बनाना बहुत टफ तो नहीं है, पर थोड़ा कंसंट्रेशन करके, और हर जगह पे वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे, जब यहाँ पे कोई सा भी स्टेज पे करंट आता है तो 1 वाले में क्या आएगा, है ना, 1 1 में क्या आएगा, नहीं इसके पीछे का यानी √3 + 1 अपॉन होल यानी √3 + 2, हमेशा याद, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये √3 + 1 कैंसिल कर जाता है और एक √3 + 2 का पावर और ऐड होता है। और 2 ओम वाले में क्या हो रहा है, देखो ये जो करंट है इसके साथ क्या होगा, 1/√3 + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये वाला देखो हर बार रिटेन हो रहा है, और 1/√3 + 2 का एक एक पावर बढ़ता जाता है। मैंने फॉर्मूला वही यूज किया, R1/R1 + R2 × I होता है R2 का करंट, और R1 का करंट होता है, सॉरी R2 का करंट होता है, चलो मैं दोबारा बताऊं, R1 का करंट होता है R2/R1 + R2 × I, और R2 का करंट होता है R1/R1 + R2 × I। बस मैंने वही फॉर्मूला से अप्लाई किया, बस ये ध्यान रखते हुए कि यहाँ पे जब करंट आता है तो ये 1 ओम हो गया, और इसके पीछे इसको √3 + 1 है, इनफाइनाइट नेटवर्क में से 2 4 10 20 निकाल भी दोगे तो √3 + 1 ही रहेगा इसमें, ठीक है ना। शुड बी n + 1, n + 1 नहीं बेटे, देखो थर्ड वाले में पावर 2 आ, सेकेंड वाले में पावर 1 आ रहा है, अगर यहाँ पे जाकर देखना टू द पावर 3 आएगा, तो ध्यान रखना। सर आप मेरे को कह रहे थे? हाँ बेटे, सर आपने अभी मेरे को क्या, मेरे को आवाज नहीं आई। ठीक है, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? सर मेरे आंसर पे आपने कुछ कहा क्या, अभी मेरे को कट रही थी आवाज। नहीं, मनस्वी ने कुछ पावर n-2 n + 1 बता रही थी, तो सजेस्ट कर रही थी शायद, तो मैंने बोला कि नहीं n + 1 नहीं होगा, n-1 ठीक है ना, ये चीज। और तुमने ओके शायद सर। थोड़ा बहुत रैशनलाइज कर दिया, तो ठीक है, चलता हाँ है, सर। वो तो ठीक है, वो तो बोलेगा। अच्छा, इसी सीक्वेंस में एक लास्ट क्वेश्चन देना, देखो क्या दे रहा हूँ। ये जीपी में 1 1 के बाद 3 3 के बाद 9 9 के बाद 27 27 देखो, और यहाँ पे 2 ओम, उसके बाद 6, फिर 18, फिर 54 है, फिर 162 ओम, एंड द सीक्वेंस गोज ऑन, ठीक है ना। तो क्या क्या हो गया, 1 और 2, फिर 3 और 6, 9 और 18, 27 54 81 162, और पूरा सीक्वेंस है। तो अब इससे तुमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है ना, फाइंड आउट, बस आर इक्विवेलेंट निकाल दो, बात है। अब ज्यादा करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो लंबा चौड़ा होता जा रहा है, तो जस्ट आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट, ठीक है। या एक काम करो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक काम करो, इसको ना ऐसे होमवर्क रख लो, और इसमें ना आर इक्विवेलेंट भी निकालो और करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालो, तो फुर्सत में टाइम है, तो आर इक्विवेलेंट और यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देता हूँ, ठीक है। और वो बैटरी है सपोज 20 वोल्ट का, तो फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट एंड
अब देखो यहाँ पे थोड़ा नोटेशन का प्रॉब्लम है क्या, कि एक्चुअली ये 1 ओम है नहीं सारा, बट मैंने लिखा 1 ओम NN, तो इसका मतलब 1 ओम वाला जो लाइन है उसके nth रेजिस्टर, और 2 ओम वाले जो ब्रांचेस है उसके nth वाले। मुझे पता है एक 2 है तो अगला 2 नहीं है, अगला कुछ और है, अगला तो कुछ और भी है, इसलिए 2 2 2 रिपीट तो है नहीं, बट फिर भी नोटेशन वही यूज कर रहा हूँ। I 1 ओम nth का फॉर्मूला और I 2 ओम nth वाले का कितना करंट होगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू नाउ फाइंड आउट। ठीक है ना, चल तो दैट इज योर होमवर्क कमिंग फॉर द डे, और इससे विद दैट वी विल कम टू एन एंड टू द डिस्कशन फॉर द डे। वो अलग बात है कि अभी इनफाइनाइट नेटवर्क का एक क्वेश्चन और रह गया ये वाला, तो लेट्स कीप इट फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्कशन है और भी अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग सा डिस्कशन भी है, और क्योंकि रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, so how will the current be divided and all is also something which might be a little new experience for you, है ना। तो चलो जो भी है whatever it is, हमें इसको एक बार दोबारा सॉल्व करो, अटेंड करो अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लोग जो है इस क्वेश्चन को अगले क्लास में डिस्कस करें, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन दिस चैप्टर, वी विल स्टडी दोस लेटर ऑन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे।